गौतम गंभीर हैज़ ऑफिशियली बीन नेम्ड इंडियाज़ हेड कोच। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये उनकी पहली कोचिंग जॉब होगी। इससे पहले वो किसी फ्रेंचाइज टीम को भी नहीं कोच कर चुके, ना ही किसी डोमेस्टिक लेवल पे उन्होंने कोचिंग की है। और इंडिया का हमें पता है बायलैटरल सीरीज़ कंसिस्टेंटली जीतता है, टूर्नामेंट्स में भी नॉकआउट स्टेजेस पे अमूमन पहुंच जाता है। तो एक कोच की या कैप्टन की इवैल्यूएशन होती है इन टर्म्स ऑफ कितने वो ट्रॉफीज जीत पाए। तो इतना बड़ा टास्क होना गंभीर के लिए, क्या वो इसको फुलफिल कर पाएंगे और इज ही डेस्टिन्ड टू फेल? लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट आउट। इससे पहले मैं गंभीर की कोचिंग की बात करूं, मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि कोचिंग रोल होती क्या है क्रिकेट में और किस तरह वो इवॉल्व की है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि गंभीर उसमें कहाँ फिट होते हैं और क्या वो अपनी जॉब को फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं। तो मेरे हिसाब से 3 किस्म के कोचेज़ होते हैं। एक होते हैं हैंड्स ऑन, फिर होते हैं मैनेजेरियल टाइप ऑफ कोचेज़, और फाइनली इन दोनों के एक हाइब्रिड कोचेज़ होते हैं। हैंड्स ऑन कोच वो होते हैं जो यूजुअली ट्रांजिशनल फेज़ में आते हैं टीम के लिए। यंगस्टर उनका टीम को लीड कर रहा होता है, ओवरऑल टीम भी यंगस्टर से भरी हुई होती है। इसकी एग्जांपल है जस्टिन लैंगर। जब वो ऑस्ट्रेलिया के कोच थे तो सैंड पेपर गेट का इंसिडेंट हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया को एक स्टेबिलिटी देनी थी और एक नई टीम को दोबारा ट्रॉफी विनिंग टीम बनाना था। उन्होंने एशेस जीती उनके अंडर, T20 वर्ल्ड कप जीता 2021 का। तो इनके अंडर कैप्टन भी एक थोड़ा सा यंग कैप्टन होता है। तो टिम पेन थे। जब एक बड़ा कैप्टन आ जाता है या टीम जब इवॉल्व कर जाती है तो फिर इनकी नीड यूजुअली नहीं रहती, और यही हुआ। तो जस्टिन लैंगर चले गए थे। इसी तरह रिकी पॉन्टिंग एक और नाम है। इनके अंडर श्रेयस अय्यर रहे कैप्टन, उसके बाद ऋषभ पंत रहे। तो इनका काम ये होता है कि ये हर चीज़ को खुद हैंडल करने की कोशिश करते हैं। ड्रेसिंग रूम के लीडर ये होते हैं। अगर ये बोलेंगे एक प्लेयर ने खेलना है तो इनकी सुनी जाएगी ओवर द कैप्टन और एनी अदर प्लेयर। तो ये इस किस्म के कोचेस होते हैं। सेकंड, मैनेजेरियल टाइप ऑफ कोचेस होते हैं। गैरी कर्स्टन आई थिंक इसकी परफेक्ट एग्जांपल है। ये गैरी कर्स्टन मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के लिए, जब वो 2011 में उनके कोच थे। हमें पता है कि धोनी बहुत पावरफुल लीडर थे, एक T20 वर्ल्ड कप ऑलरेडी जिता चुके थे। तो हमें पता था कि ड्रेसिंग रूम के लीडर धोनी होंगे और वो ज़्यादातर चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। ही विल बी कॉलिंग द शॉट्स। गैरी कर्स्टन इसमें काम ये करते हैं कि उस वक्त जैसे यंग प्लेयर्स थे कोहली वगैरह, तो उनको जेलिन रखना, टीम की स्ट्रैटेजीज़ में हेल्प करना, और धोनी के साथ एक एक्स्ट्रा सपोर्ट अदा करते थे। फाइनली हाइब्रिड कोचेस की परफेक्ट एग्जांपल आई थिंक राहुल द्रविड़ है। उन्होंने हैंड्स ऑन कोच वाला भी रोल अदा किया, जहां यंगस्टर्स से उनको खुद से किस तरह हैंडल करना है उसमें बहुत बड़ा रोल था उनका। रोहित शर्मा को जहाँ इंपॉर्टेंस देनी थी तो वो बैकफुट पे भी आते थे, क्योंकि उनका स्टैचर ऐसा था। अंडर 19 को कोच कर चुके थे, राजस्थान रॉयल्स में कोचिंग अच्छी कर चुके थे, और उनका वैसे ही एज अ प्लेयर जो रिकॉर्ड था, तो उनकी एक रिस्पेक्ट थी। तो ये होते हैं आई थिंक तीसरे किस्म के कोच। इसमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि कोचिंग की जॉब किस तरह इवॉल्व की है। पहले इस तरह की लाइमलाइट में नहीं आते थे कोचेज़ और यूजुअली एक बैक सीट लेते थे। अब जो है सब हमें कोचेज़ के नाम पता है, उनकी क्या अचीवमेंट्स है वो पता है। इसमें ऑब्वियसली सोशल मीडिया और मीडिया इन जनरल का भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उनका किरदार भी बहुत बढ़ गया। पुराने कोचेज़ का हमें इतना नाम सुनने को नहीं मिलता। हमें कैप्टन्स का पता है, इमरान खान, रिकी पॉन्टिंग, कपिल देव, लेकिन हमें कोचेज़ का इतना नाम नहीं पता। इसकी परफेक्ट एग्जांपल है जॉन बुकनन। ये ऑस्ट्रेलिया के कोच बने आफ्टर द ODI वर्ल्ड कप ऑफ 1999। 2 वर्ल्ड कप्स में इन्होंने हेड कोचिंग का रोल अदा किया, 2003 और 2007 के। दोनों ही वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता, और 22 मैचेस इनके अंडर ऑस्ट्रेलिया ने खेले इन द वर्ल्ड कप्स। 22 के 22 इन्होंने जीते। तो ये अनबीटन गए थ्रू आउट 2 वर्ल्ड कप्स। तो इतना बड़ा नाम होना, लेकिन हम उनको जानते नहीं हैं। उसके बाद इन्होंने KKR की जब कोचिंग की, 2 सीजन्स कोचिंग की, एक सीज़न 6 पे फिनिश किया, एक सीज़न लास्ट पे फिनिश किया, तो वो कोचिंग से निकाल दिए जाते हैं। दिस जस्ट गोज ऑन टू शो के अब कोचिंग जॉब डिफरेंट हो चुकी है। अटेंशन भी ज़्यादा आती है, और अटेंशन की एक बड़ी वजह ये भी है कि कोच का रोल बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पीछे बैठे रहोगे और आप पे अटेंशन ही जाएगी। आप यू आर वेरी मच इन द लाइमलाइट, राइट बिसाइड्स द कैप्टन। गौतम गंभीर भी होंगे डेफिनेटली। और इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा DNA को समझना पड़ेगा। हर टीम का एक अपना DNA होता है, और वही डिटरमिन करता है कि कोच की क्या रिक्वायरमेंट है, कैप्टन की क्या रिक्वायरमेंट है, प्लेयर्स किस किस्म के चाहिए। DNA को समझने के लिए DNA होता क्या है, एक एग्जांपल ये है, जैसे पाकिस्तान के DNA में है कि हम लेफ़्ट आर्म सीमर्स बहुत प्रोड्यूस करते हैं, या सीमर्स जनरली हमारे बड़े टैलेंटेड होते हैं। इसकी वजह क्या है, हमारी बहुत सारी जो विकेट्स होती हैं वो डेड विकेट्स होती हैं। इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलती फास्ट बॉलर्स को,
तो आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करनी पड़ती हैं। हमने रिवर्स स्विंग इन्वेंट की, और फिर हमें पता है वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान जैसे हमने बड़े बॉलर्स प्रोड्यूस किए, तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन बढ़ जाता है। इवन इफ़ यू आर वेरी गुड, आपको इतने बड़े प्लेयर्स कम्पीट करने हैं और जनरली इंस्पिरेशन बनते हैं लोगों के लिए। तो जो लेफ्ट आर्म सीम कर सकता है वो उस पर और ज़्यादा हार्डवर्क करता है, बिकॉज वसीम अकरम जैसे बॉलर उनके रोल मॉडल हैं। तो ये सारे फैक्टर्स ने हमें अच्छे बॉलर्स दिए, सीम बॉलर्स दिए इन पर्टिकुलर। या हम इंग्लैंड की बात करें, तो जब एन मॉर्गन ने एक एग्रेसिव स्टाइल ऑफ क्रिकेट खिलाना शुरू की, तो ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक में भी इनको और से और एग्रेसिव क्रिकेटर्स मिलने लगे। टॉम बेंटन जैसे नए क्रिकेटर्स आए, हैरी ब्रोक, और द लिस्ट गोज ऑन। तो ये इफेक्ट पड़ता है डिसीजन मेकर्स से, और जो नेचुरल फैक्टर्स हैं जो मैंने कहा, जैसे डेड पिचेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा एक जो डीएनए डिटरमिन करता है वो है जो आपकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस होती है। जैसे साउथ अफ्रीका का हम जो चोकर का टैग एसोसिएट करते हैं, वो इसलिए है कि जब वो इस बड़ी स्टेजेस पे पहुंचते हैं तो हिस्टोरिकली, क्योंकि दे वरंट एबल टू गेट ओवर द लाइन, तो उनके जहन में एक ये चीज़ बैठ गई है कि वो शायद नहीं कर सकते। तो अब जब यंगस्टर आ भी रहे और वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं भी रहा, तो जब ऐसी स्टेज आती है तो उसके जहन में बैठा हुआ है कि मैं साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये होता रहे, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हो जाती है। इसी तरह पाकिस्तान का अगर हम देखें, कॉर्नर टाइगर्स हम बोलते हैं, जब हम बुरे स्टेज पे होते हैं और एक्सपेक्टेशन ज़ीरो हो जाती हैं, तब हम लोग अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं और अक्सर हम ट्रॉफीज़ भी इस तरह जीत जाते हैं। तो वो जो कुदरत का निज़ाम और ये सारा नैरेटिव आता है, तो ये होता है डीएनए। अब इंडिया का डीएनए समझने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा रिकैप करूँगा। 83 का वर्ल्ड कप जीती इंडिया, उसके बाद डेफिनेटली एक अच्छी टीम ज़रूर हो गई थी, बट दे वर स्टिल अ टच बिहाइंड, आई वुड से, फ्रॉम द टॉप 3 और 4 टीम्स इन द वर्ल्ड। कम्पीट करते थे आगे की स्टेज पे, बट सेमीफाइनल या फाइनल में हमें पता था कि वो पहुंचना इतना आसान नहीं है और जीतना और ज़्यादा मुश्किल है। और ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़ का 80s का डोमिनेटिंग एरा था, ऑस्ट्रेलिया का 90s और 2000s का था। इसके बाद हम आते हैं 1999 में, जब अज़हरुद्दीन का फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आता है। फिर एक नए कोच आ जाते हैं, जॉन राइट। गंगुली और जॉन राइट की कॉम्बिनेशन बनती है जो कि इंडिया को बहुत सक्सेसफुल बनाती है, और 2002 की चैम्पियंस ट्रॉफी उन्होंने शेयर की फिर श्रीलंका के साथ। 2003 के फाइनल में पहुंचे। ये तब भी वही टाइम है जब ऑस्ट्रेलिया बहुत डोमिनेंट थी, अदरवाइज मे बी दे वुड हैव वन द वर्ल्ड कप एज वेल। इसके बाद एक अच्छा पीरियड ज़रूर चलता है, लेकिन 2007 में जब ग्रेग चैपल कोच थे, पहली स्टेज में ओडीआई वर्ल्ड कप में वो बाहर हो जाते हैं। इसके बाद इंडिया के मीडिया और जो आवाम है वो तंग आ जाती है ग्रेग चैपल से, उनको निकाल दिया जाता है, और डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि धोनी कैप्टन बनते हैं T20 वर्ल्ड कप में। पुराने बहुत सारे बड़े प्लेयर्स को वो निकालते हैं टीम से, एक नई टीम बनाते हैं और T20 वर्ल्ड कप पहला ही जीत जाते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम उस वक्त के कोच को नहीं जानते। लालचंद राजपूत थे, टेम्परेरी कोच थे, और इससे ये साबित हो जाता है कि अब जो है कैप्टन ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा और जो हैंड्स ऑन कोच है वो नहीं चल पाएगा। तो जब तक धोनी थे ये चीज़ कंटिन्यू होती है। आहिस्ता आहिस्ता वो होम पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और ये वही टाइम है जब IPL आता है, इंडिया के पास पैसा एक्स्ट्रा आना शुरू होता है और वो एक पावर हाउस बन जाता है इन द क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी। उनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और उनको अब उसी हिसाब से चलना पड़ता है। वो लीडर्स हैं क्रिकेट के। 2011 में हमें पता है वर्ल्ड कप जीतते हैं अंडर गैरी कर्स्टन। फिर डंकन फ्लेचर आते हैं, उनके अंडर 2013 की चैम्पियंस ट्रॉफी जीतते हैं। तो अब वाइट बॉल में तो इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। तो जब एक नए कैप्टन बनने जाते हैं, विराट कोहली जो उस वक्त वाइस कैप्टन थे अंडर धोनी, उनका अब जॉब होती है कि भाई टेस्ट क्रिकेट में टीम को अच्छा करना, क्योंकि हमें पता है वाइट बॉल में डोमिनेट कर रहे हैं, सारी ट्रॉफीज जीत चुके हैं, तो ऑब्वियसली नेचुरल है कि उस तरफ फोकस है। तो ये डीएनए इस तरह चेंज हो रहा है कि अब हम टेस्ट क्रिकेट को फोकस कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि जब इंडिया इतना बड़ा पावर हाउस बन जाता है, जब इतना ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो अब ज़रूरी ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स हों जो कंट्रोल करें। और BCCI का भी फोकस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कोचेस को ये जॉब दी जाए। ये रूल भी हमें देखने को मिलता है कि जब आप इंडिया की कोचिंग करते हैं तो कोई और फ्रेंचाइज या किसी और टीम को कोच आप नहीं कर सकते। और कंट्रीज़ में नहीं होता। हमें याद है कि मिकी आर्थर जब पाकिस्तान टीम के कोच थे तो वो कराची किंग्स को भी साथ करते थे। और IPL की डील किसको नहीं चाहिए, 2 महीने में आप जितना पैसा कमा लेते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि इंडियन कोचेस पे ज़्यादा फोकस जाता है और टेस्ट पे फोकस कर रहे होते हैं। कोहली यंगस्टर्स को लेके आते हैं, उन पे फिटनेस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। रेड बॉल क्रिकेट की वो हंगर और वो डिज़ायर बढ़ाते हैं कि आप जीत सकते हो। ऑस्ट्रेलिया जब वो गए
इवन दो विराट कोहली उस टाइम नहीं खेल रहे थे, बीच में वो पुल आउट कर चुके थे ट्रॉफी से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाके टेस्ट जीतना वो यही बहुत बड़ी वजह थी कि कोहली ने उनके अंदर एक हुंगर पैदा की थी। तो कोहली के साथ पहली उनकी जो पार्टनरशिप होती है वो होती है अनिल कुंबले के साथ। अनिल कुंबले ने सारी सीरीज़ जिताई, चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचाया, लेकिन वो थोड़े से ईगोइस्टिक कोच थे, तो वो दो बड़ी ईगोज़ साथ नहीं चल सकती थी। कोहली और अनिल कुंबले की जो आपस में पार्टनरशिप है वो इतनी अच्छी नहीं गई और कुंबले इवेंचुअली हैड टू रिटायर। उसके बाद रवि शास्त्री आते हैं, इनके साथ कोहली की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी चलती है। इन्होंने एक वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल तक पहुंचाते हैं, ये 2019 के सेमीफाइनल तक पहुंचाते हैं। 2021 का ज़रूर बुरा जाता है, लेकिन सेना कंडीशंस में आहिस्ता आहिस्ता इंडिया बेहतर होना शुरू होती है। न्यूजीलैंड में सीरीज़ जीतते हैं, इंग्लैंड में ऑलमोस्ट सीरीज़ जीतने लगते हैं, ऑस्ट्रेलिया में दो सीरीज़ जीत चुके होते हैं और होम पे तो हमें पता है कि डोमिनेट करते रहते हैं। लेकिन अब वाइट बॉल ट्रॉफी का एक ड्रॉट शुरू हो जाता है क्योंकि 2013 से उन्होंने कोई ट्रॉफी नहीं जीती है। यहाँ पे दोबारा एक नीड अराइज होती है कि भाई हमें ट्रॉफी चाहिए, तो एक नया कैप्टन बनता है रोहित शर्मा और उनके साथ साथ राहुल द्रविड़ कोच बनते हैं। इनका फोकस है ट्रॉफी जिताना और नो डाउट राहुल द्रविड़ हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट कोच फॉर इंडिया इन द लास्ट डेकेड और सो। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुँचते हैं 2022 के, 23 के वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुँचते हैं। बेस्ट टीम थे उस वर्ल्ड कप की, अनफॉर्चुनेट थे लास्ट मैच में नहीं जीत सके, लेकिन हैंड्स डाउन बेस्ट टीम थे। फिर इवेंचुअली T20 वर्ल्ड कप राहुल द्रविड़ जितवा देते हैं। जो छोटी सी कमी रह जाती है वो आई गेस ये थी कि साउथ अफ्रीका में एक वीक साउथ अफ्रीकन टीम से वो टेस्ट सीरीज़ हार गए थे, लेकिन क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अचीव किया, कंसिस्टेंटली फाइनल्स तक लेके गए और एक टूर्नामेंट विनिंग टीम बनाया, ये सबसे मेन बात है। अब हम आते हैं गौतम गंभीर की तरफ, जो कि इस टीम को इनहेरिट कर रहे हैं, जो कि दोबारा से ट्रॉफी जीत चुकी है और बायलैटरल सीरीज़ को जीतनी है, लेकिन अब आपको ट्रॉफीज़ ज़्यादा जीतने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा बात करते हैं कि स्वॉट एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं गौतम गंभीर का। गौतम गंभीर की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो आई थिंक ये जो लोग बोलते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि धोनी ने ओवर शेडो कर दिया 2011 में इनकी अपनी परफॉर्मेंस थी, और वो इंटरव्यूज़ में भी इस तरह की चीज़ें बोलते हैं। जैसे मार्कस रैशफोर्ड को वो बोलते हैं कि उनके फेवरेट फुटबॉलर हैं। वो इट जस्ट गोज़ ऑन टू शो कि उनको इस बात का बहुत गुस्सा है कि वो ओवर शेडो हो गए बिकॉज ऑफ धोनी, तेंदुलकर एंड अदर प्लेयर्स। तो वो हंगर ही मेरे हिसाब से उनको ड्राइव करेगी टू विन देम अ वर्ल्ड कप। ये आई थिंक उनकी स्ट्रेंथ है। उसके अलावा लीडरशिप उनकी क्वालिटीज़ दे आर नॉट अननोन। 2012 और 2014 के ट्रॉफी जीती उन्होंने विद KKR। LSG को उन्होंने 2 टूर्नामेंट्स में मेंटोर किया और दोनों टूर्नामेंट्स में नॉकआउट स्टेजेस पे पहुंचे। KKR के जैसे ही मेंटोर बनते हैं तो उनको एक T20 टूर्नामेंट जिता देते हैं। 2011 के खुद वर्ल्ड कप विनिंग टीम के पार्ट थे, तो ही नोज़ हाउ टू विन, ही नोज़ हाउ टू लीड। ये एक और उनकी स्ट्रेंथ है। और फिर ये उनकी बड़ी अच्छी बात है कि वो यंगस्टर्स के साथ बहुत अच्छा चलते हैं और यंगस्टर्स उनको बहुत हाईली रिगार्ड करते हैं और वो याद रखते हैं कि कौन से यंगस्टर्स रेडार में हैं और किन को लाया जा सकता है। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं सुन रहा था, हर्षा भोगले कमेंट्री पे इसका जिक्र कर रहे थे कि अभिषेक नायर जो कि असिस्टेंट कोच थे KKR के, वो गंभीर को कहते हैं कि एक प्लेयर है रघुवंशी उनका नाम है और वो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। 18 साल की उनकी एज थी। ऑब्वियसली गंभीर हैड अ लॉट ऑन हिज प्लेट एट दैट टाइम, उन्होंने उस वक्त नहीं सुनी। उसके बाद उनको दोबारा वो पूछते हैं कि तुम एक प्लेयर की बात कर रहे थे कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था वो नेट्स में, तो मुझे ज़रा दिखाओ। उनको वो चेक करते हैं गंभीर, उनको पसंद आया और डायरेक्टली गंभीर की रिक्वेस्ट पे वो KKR की टीम में डाल दिए जाते हैं। और ना सिर्फ KKR की टीम में डाले जाते हैं, उनको एक गो दिया जाता है कि वो खेलें। इम्पैक्ट सब रूल भी बड़ा हेल्प करता है क्योंकि आप 12 प्लेयर खिला सकते हो, तो उसमें वो खेल जाते हैं। और होता ये है कि जो सेकंड हाईएस्ट टोटल है कि IPL का आज तक का, वो अचीव कर जाते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाज रघुवंशी। 52 स्कोर करते हैं ऑफ 27 बॉल्स और ये 272 का सेकंड हाईएस्ट स्कोर अचीव करते हैं बिकॉज ऑफ रघुवंशी। तो दिस जस्ट गोज टू शो कि गंभीर को याद रहता है कि कौन से यंगस्टर्स अच्छा कर रहे हैं, सिस्टम को समझते हैं। तो ये आई थिंक उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। वीकनेस की बात करें तो डेटा सेंट्रिक नहीं है वो। एक इंटरव्यू दे रहे थे वो अश्विन को, जिसमें वो कहते हैं वो डेटा का एक नंबर नहीं देखते। और हमें पता है राहुल द्रविड़ वॉज क्लियरली फोकस्ड ऑन डेटा। रोहित शर्मा और वो राहुल द्रविड़ ने एक चेंज लाए थे। रोहित शर्मा ने एग्रेसिव क्रिकेट खिलाई थी, बहुत ज़्यादा मैचअप्स वगैरह को देखते थे, तो ये डेटा को नहीं देखते। तो क्या वो इसको दोबारा कंसिडर करेंगे और वुड ही कंटिन्यू टू गो दिस वे? इसके अलावा
उनके एटीट्यूड प्रॉब्लम उनको मसला दे सकते हैं। सेना कंडीशंस उनको बड़ी प्रॉब्लम दे सकती हैं, क्योंकि उनकी अपना जो रिकॉर्ड है दैट्स नॉट वेरी गुड इन सेना कंडीशंस। इंग्लैंड में उनकी एवरेज 12.7 की थी इन टेस्ट मैचेस आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑस्ट्रेलिया में 22.6 की एवरेज थी। साउथ अफ्रीका में डेफिनेटली अच्छी थी, 60 प्लस की एवरेज थी, और न्यूजीलैंड में भी अच्छी थी। बट ओवरऑल जहाँ बॉल मूव करती है वहाँ थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो क्या वो इतने बड़े टास्क ओवरकम कर पाएंगे? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उनकी जो कोचिंग है उनकी वैल्यूएशन होगी ही इस पे कि वो ट्रॉफीज़ कितनी जीतते हैं और सेना कंडीशन में टेस्ट कितने अच्छे खेलते हैं। तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप वुड बी अ बिग फोकस फॉर हिम। तो आई थिंक ये उनकी वीकनेस इसमें कवर हो जाती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगला जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया श्रीलंका में आ रहा है। चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, तो वो अगेन सब कॉन्टिनेंट कंडीशन जो कि बेहतर सूट करती हैं इंडियन प्लेयर्स को। और रोहित शर्मा और कोहली और सारे बड़े प्लेयर्स अभी चैम्पियंस ट्रॉफी में हैं। जय शाह बोल चुके हैं कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा लीड करेंगे। तो एक सेटल टीम को वो ODI वर्ल्ड कप में कोच कर रहे होंगे। बहुत चांस है ODI वर्ल्ड कप के हम चैम्पियंस ट्रॉफी में कोच कर रहे होंगे, तो बहुत चांस है चैम्पियंस ट्रॉफी जीत सकें। फिर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की भी रूमर्स आ रहे हैं कि शायद वो इंग्लैंड में ना हो। तो कोई भी ऐसी कंट्री जहाँ पे इतनी ज़्यादा मूवमेंट ना हो वो इंडिया को हेल्प करेगी, और बहुत चांस है वो फाइनल में पहुँचें और उसको जीत पाएँ। और बहुत सारे यंग टैलेंट्स आ रहे हैं। मयंक यादव बहुत अच्छे फास्ट बॉलर उभर रहे हैं। अभिषेक शर्मा, गायकवाड़, शुभमन गिल, बहुत सारे नाम हैं जो इंडिया के लिए आ रहे हैं और फ्यूचर में उनको सक्सेस दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। थ्रेट्स की बात करें तो आई थिंक सबसे बड़ा मसला होगा मीडिया के साथ। वो थोड़े से क्योंकि ईगोइस्टिक हैं, नो नॉनसेंस काइंड ऑफ अ गाय हैं, तो मीडिया उनके ऊपर हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को देखेगी, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हाईलाइट होंगे और बहुत चांस है वो फ्रस्ट्रेट हों। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे देखे हैं। ये सारी चीज़ें छुप जाती हैं जब आप एक 2 महीने के छोटे से गिग कर रहे होते हो। और जैसे मैंने कहा वो कोच नहीं थे, कोच KKR के पंडित थे, गंभीर जो है सब मेंटोर थे। तो ये उनके लिए थ्रेट होगा कि मीडिया उनको उनके प्रॉब्लम्स को फोकस करेगी। इसके अलावा आई थिंक जो बड़े प्लेयर्स हैं जिस तरह रोहित शर्मा, बुमराह, कोहली, ये अभी एटलीस्ट ODI में मौजूद हैं। रोहित शर्मा और कोहली ODI में, बुमराह तो सारे फॉर्मेट्स में। तो इनको किस तरह लेके चलते हैं? अगर कोई फाइट इरप्ट हो जाती है तो किस तरह उसको हैंडल करेंगे, ये बहुत बड़ा उनके लिए मसला होगा। तो आई थिंक गौतम गंभीर के पास कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो इनको फ़ायदा दिला सकें। और अभी अच्छी बात ये हुई है कि गंभीर की सुन ली गई है कि जो कोचिंग स्टाफ वो चाहते थे वही इम्प्लीमेंट हुआ है। अभिषेक नायर को हायर कर रहे हैं एज एन असिस्टेंट कोच। मॉर्ने मॉर्कल को बॉलिंग कोच बनाना चाह रहे हैं। तो उनकी बहुत सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। बट वो कहते हैं ना कि विद अ लॉट ऑफ पावर कम्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। तो इतनी ज़्यादा उनको अथॉरिटी मिल जाना, क्योंकि और कोई कोच इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं रहे मे बी जॉन राइट के बाद से। तो इतनी पावर मिलना उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लाएगा। और वो अगर एक ट्रॉफ़ी जीत जाते हैं, इवन इफ ही डजंट हैव अ बिग रोल टू प्ले इन इट, जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है फॉरन, तो आई थिंक उनके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। मेरा ओपिनियन यही है कि कर ज़रूर सकते हैं, बट बहुत सारे अननोन्स हैं जो कि हमें बहुत जल्दी आहिस्ता आहिस्ता रिवील होना शुरू होंगे। अभी श्रीलंका की सीरीज़ आ रही है, वो हमें थोड़ा सा उनका स्टाइल ऑफ कोचिंग बता देगा। हार्दिक पांड्या भी कैप्टन नहीं बने, सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बना दिया गया है। तो ऑलरेडी एक थोड़े से डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं कि भाई एक नया कैप्टन क्यों बना दिया गया जब हार्दिक पांड्या वापस से फॉर्म में आ गए थे और अवाम ने भी उनको पसंद शुरू कर दिया था। तो किस तरह कंट्रोवर्सी को ओवरकम करते हैं, ये बहुत ज़रूरी होगा। तो देखते हैं। मेरे हिसाब से चैम्पियंस ट्रॉफी वुड बी द बिगेस्ट फैक्टर। वो बताएगी कि उनकी कोचिंग कैसी जाएगी।